रक्षा करने के लिए दिया था, हमें यहाँ का रक्षक घोषित किया था, प्रोटेक्टर बनाया था। आज सांगाजी का खुद का बेटा बाहर खड़ा होकर आताजोड़ी कर रहा है और किले के अंदर आने की अनुनय विनय कर रहा है, और तू नमक हराम उसको अंदर आने से रोक रहा है, बनवीर के डर से रोक रहा है। भगवान को क्या जवाब देगा ऊपर जाके? मम्मी ने जब ये बातें कही, आशा देवपुरा को जोश आया, उसने कहा कि आप अंदर आ जाइए, मैं भी पन्ना दहाई के साथ खड़ा हूं। तो बाद में पन्ना दहाई और उदय सिंह को कुंभलगढ़ के किले में शरण कौन देता है, उनको अपने पास रखता कौन है? तो नाम ध्यान रखना भाई, कौन रखता है उनको अपने पास? आशा देवपुरा। कौन से किले में रखता है? तो कुंभलगढ़ के किले के अंदर उनको अपने पास में रखता है। कई दिन तक तो यहाँ चुपचाप बैठे रहे, किसी को बताया नहीं कि कहाँ रह रहे हैं, कहाँ नहीं रह रहे हैं। थोड़े दिनों में जब स्थितियां सामान्य हुई, तो कहते हैं कि पन्ना धाय ने, आशा देवपुरा ने, इन्होंने मेवाड़ के जो सामंत थे, मैंने बताया था 16 प्रमुख सामंत थे, इनमें सलुम्बर वाले मुख्य हुआ करते थे, इनको बुलाया, इनको बुलाकर तुम कहाँ बनवीर के नीचे बैठे हो, सांगा जी का बेटा जिंदा है। लोगों ने कहा मजाक मत करो, सांगा के तो बेटे थे वो तो मर गए, भोजराज जी पहले ही मर गए थे, उसके बाद में आपके रतन सिंह बूंदी वाले सूरजमल वाली लड़ाई के अंदर मर गए, विक्रमादित्य और उदय सिंह को बनवीर ने मार दिया। कह रहा है उदय सिंह नहीं मरा है, तो उदय सिंह का है, उदय सिंह ये रहा। तो वहां पर उस दिन कौन मरा था? तो वहां पे चंदन मरा था। अब उदय सिंह ज्यादातर अपने ननिहाल रहा था, इसलिए लोगों ने देखा भी नहीं था, लोगों का क्या पता पन्ना दाई झूठ बोल रही हो और इसने वहां पे उदय सिंह को मरवा दिया और अपने बेटे चंदन के लिए कह रही हो ये उदय सिंह। हो भी सकता है, धोखाधड़ियां होती भी थी। तो अब क्या किया जाए? तो कहा कि इसके ननिहाल वालों को बुलाओ, बूंदी वालों को, वो पहचान ले। बूंदी वालों को बुलाया, बूंदी वालों ने कहा कि हाँ यार है तो हमारा भांजा, इतने दिन कहाँ छुपा हुआ था तू? फिर पता चला कि यही उदय सिंह है। तो बाद में मेवाड़ के सामंत इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि हमारा राणा तो कौन होना चाहिए? उदय सिंह होना चाहिए। पर उधर अब बनवीर भी अब इतने टाइम से बना हुआ था तो उसने शक्तियां बटोर रखी थी। तो फिर बनवीर और उदय सिंह के बीच में लड़ाई हुई। जोधपुर का जो मालदेव था उसने कहते हैं कि इसमें उदय सिंह का सपोर्ट किया था और बाद में उदय सिंह उसको हरा देता है बनवीर को और यहाँ पर राजा बन जाता है। बनवीर यहाँ से हार के कहते हैं भाग गया था। तो कौन सा युद्ध हुआ था वो अपने आगे लिखा है, वो पढ़ लेते हैं अपने। तो वो जो युद्ध हुआ था वो युद्ध है ये मावली का युद्ध। मावली उदयपुर के पास में एक जगह पड़ती है। उदयपुर के पास में एक जगह है और यहां पर किस किस के बीच में युद्ध हुआ? तो ये उदय सिंह और बनवीर के बीच में। कब युद्ध हुआ? तो 1540 का युद्ध। उदय सिंह की सहायता किसने की? तो जोधपुर वाले मालदेव ने उदय सिंह की सहायता की थी। याद रखना, आगे मालदेव और आगे काम आएगा। मालदेव की सहायता की थी और इस युद्ध में उदय सिंह को जिता दिया था। बनवीर यहाँ से भाग जाता है और उदय सिंह जी बाद में यहाँ पर क्या बन जाते हैं? मेवाड़ में राणा बन जाते हैं। हालांकि बाद में उदय सिंह और मालदेव में यहाँ पर यूं राजीनामा था। मालदेव देख लो खानवा के युद्ध में गया था, उदय सिंह को यहाँ पे राजा बनवाने में सहायता करता है, माउली वाली युद्ध के अंदर इसको जितवाता है। लेकिन बाद में कोई झाली रानी थी, मतलब झालाओं की लड़की थी, झाली हो गई और उसको लेके मालदेव और उदय सिंह के बीच में वापस विवाद की स्थिति हो गई थी। फिर मालदेव उदय सिंह से नाराज रहने लग गया था और उन जाली रानी जो उदय सिंह शादी कर लेता है, मालदेव शादी करना चाहता था लेकिन वहां उदय सिंह शादी कर लेता है और उन जाली रानी के नाम पे कुंभलगढ़ के किले के अंदर महल बने हुए। आगे जब हम कुंभलगढ़ का किला पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे जाली रानी का माड़िया। तो जो जाली रानी है उसके लिए मालदेव और उदय सिंह के बीच में झगड़ा हुआ था। जालाओं की लड़की थी इसलिए जाली रानी होगी। वो पाली के अंदर जगह पड़ती है खेरवा, खेरवा की राजकुमारी थी वो, खेरवा के सामंत की बेटी थी वो। और उसकी बड़ी बहन की शादी पहले मालदेव से ऑलरेडी हो चुकी थी। वो खुद बहुत सुंदर थी इसलिए मालदेव अपनी उस साली से भी शादी करना चाहता था, लेकिन उसके जो पिता भाई थे वो मालदेव से शादी करना नहीं चाहते थे दोबारा। तो कहते हैं उन्होंने उदय सिंह के पास मैसेज किया कि हम तो तुमसे शादी करना चाहते हैं। उदय सिंह वहां पे जाके शादी करके आ गया था। फिर कुंभलगढ़ के किले में उसको रखता था, इसके लिए महल बनवाए थे। तो जाली रानी के महल, महल को अपनी लोकल भाषा में माड़िया बोलते हैं, तो वो हो गया जाली रानी का माड़िया। ये उदय सिंह और जो मालदेव वाली लड़ाई है ये बाद में आगे और खूब चली थी। और कहते हैं कि उदय सिंह ने एक युद्ध और किया था, उसमें भी बाद में मालदेव इसके खिलाफ ही आया था, हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा, ये वाला हरमाड़ा अजमेर में पड़ता है और 1557 में युद्ध हुआ था। किसके बीच में? तो उस समय जो अजमेर का सूबेदार था वो था हाजी खां पठान। हाजी का पठान था, तो हाजी खां पठान के और उदय सिंह के बीच में एक युद्ध कोई ऐसा और हुआ था।
और हाजी खां पठान और उदय सिंह के बीच। इसमें मालदेव ने हाजी खां पठान का साथ दिया क्योंकि उसकी मालदेव उदय सिंह से बनती नहीं है, और इसमें उसने उदय सिंह को हरा दिया था। वो बदला लेना चाहता था कहीं ना कहीं, इसके अंदर उदय सिंह हार गए। ये भी कोई एक महिला थी, उसके लिए लड़ाई हुई थी। रंग राय नाम की एक महिला थी, वो हाजी खां पठान के पास थी, और पहले उदय सिंह ने हाजी खां पठान की भी सहायता की थी, तो सहायता के बदले में उसने रंग राय को मांगा था। हाजी खां पठान ने रंग राय दी नहीं, तो उदय सिंह ने उस पर हमला कर दिया था। मालदेव को मौका मिला तो मालदेव ने हाजी खां पठान का साथ देके इस युद्ध में उदय सिंह को हरा दिया था। तो ये भी याद रखना कि मालदेव पहले उदय सिंह के साथ होता है, लेकिन बाद में उदय सिंह के खिलाफ हो जाता है। तो मावली वाले युद्ध में तो साथ में था, और हरमाड़ा वाले युद्ध के अंदर वो खिलाफ के अंदर हो जाता है। तो दोनों बातें आप याद रख लेना ये सारी। तो ये भाई आपकी शुरुआती उसके बारे में बातें। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देख के आगे देखो लिखा हुआ है उदयपुर की स्थापना। ये याद रखी जाने वाली बातें क्यों, ये भी देखो मैं बताता हूँ। कहते हैं 1559 में, याद रखना मेरी बात, आगे काम आएगी खूबी, इस बात से हम कई रहस्य जाहिर करेंगे। 1559 1559 में उदय सिंह के पोता हुआ, उदय सिंह के बेटे थे महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप के बेटा हुआ अमर सिंह, अमर सिंह नाम का बेटा हुआ, पोता हुआ। तो एकलिंग जी की धोख लगाने के लिए गए। एकलिंग जी कैलाशपुरी नागदा के अंदर जो मंदिर, एकलिंग जी की धोख लगाने के लिए गए। जब वहां एकलिंग जी की धोख लगाने गए तो फिर कहा यार थोड़े दिन आगे और घूम के आते हैं। तो आगे एकलिंग जी से आगे उदयपुर की तरफ चले गए, जहां आज अपना उदयपुर बसा। उदयपुर से बाहर निकलते थोड़ा सा गांव पड़ता आहड़, किसी टाइम में आहड़ इनकी सेकंड कैपिटल हुआ करती थी। ये जाके चित्तौड़ बस गए तो ठीक है, अब बाद में आहड़ रहे। आहड़ गया तो उसको वहां का बड़ा अच्छा लगा कि यार थोड़ी समतल सी जमीन है, पास से बेड़च नदी निकलती है एकदम पास में से, और क्यों ना यार यहाँ शहर बसाया जाए, यहाँ शहर बसाया जाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा। और कहते हैं इसने वहां पर महल वहल उदय सिंह ने बनवाने शुरू किए थे। आज भी वो महल पड़े, मोती महल बनवाने शुरू किए थे उदयपुर के पास में, आहड़ और उदयपुर के बीच में, वहां पर उस जगह पे। लेकिन वहीं जब उन दिनों में रह रहा था तो एक दिन शिकार खेलते खेलते थोड़े पहाड़ों की तरफ आड़ से थोड़े और इधर की तरफ आए, तो वहां एक पहाड़ पर साधु बाबा बैठे थे। उन साधु बाबा ने कहा कि यार तुम वहां राज्य मत बनाओ, जहां मैं बैठा हूं यहाँ बनाओ, और यहाँ पे यदि तुम शहर बसाओगे तो ये वाली जमीन तुम्हारे कब्जे में अधिक समय तक रहेगी। तो उन साधु बाबा के कहने पर पूरा एक नया शहर बसाया गया। उदय सिंह ने शहर बसाया, इसलिए उसका नाम उदयपुर है। तो उदयपुर की स्थापना कब हुई है? 1559 के अंदर। फिर वहां पर एक झील बनाई गई, अपने नाम पर एक झील बना दी, उदय सागर। तो ये याद रखना भाई कि उदयपुर की स्थापना कब हुई थी? 1559 के अंदर हुई थी। और कहा जाता है कि उदयपुर का एक नया सिटी क्यों बसाया जाए, एक नई राजधानी क्यों बनाई जाए, तो कहीं ना कहीं ये भी था कि चित्तौड़ का किला पहाड़ पे तो है, पर वो जो पहाड़ी है वो एक सेपरेट हिल है, अलग से एक पहाड़ी है थोड़ी। इसलिए यदि केवल उस पहाड़ी को दुश्मन घेर ले, तो दुश्मन उस पहाड़ी को घेर लेता है तो उसके बाद में आपका रसद बंद कर सकता है, वो आपका खाना पीना बंद कर सकता है, बाहर से आपको कोई भी सामग्री अंदर नहीं आने देगा। और इसलिए ये केसरिये जौहर साके जैसी प्रवृत्तियां ज्यादा होने लगी थी, ट्रेंड ज्यादा हो रहा था। तो कहा गया कि नहीं यार, वहां पर अपने को कोई भी घेर सकता है, अपने को लड़ाई के लिए नाकाबिल बना सकता है, इसलिए अपने को थोड़ा अलग आना चाहिए। फिर नया शहर बसाया गया था उदयपुर। उदय सागर झील बनाई गई, मोती महल बनाए गए वहां पे, ये 1559 के अंदर हुआ था। तो ये भी याद रखना भाई, उदय सिंह के टाइम की घटना। आगे बढ़ते हैं। इसके आगे लिखा हुआ है चित्तौड़ का तीसरा साका। फिर वो इस साके वाली बात है, क्या क्या चीज हुई देखो। इधर आपके उदय सिंह राणा बना हुआ है, और उधर भारत का मुगल बादशाह बनता है अकबर। अकबर भारत को जीतने में लगा हुआ है। अकबर एक बात जानता था कि राजस्थान में सर्वोपरि स्थान यदि किसी रियासत का है तो मेवाड़, और मेवाड़ के राणाओं को सब बहुत सम्मानजनक नजरों से देखते थे, हिंदुआ सूरज माना जाता था उनको। उसको लगता था यार यदि मैं चित्तौड़ पे कब्जा कर लेता हूं, यदि मैं मेवाड़ के राणा को अपने अधीन कर लेता हूं, तो बाकी वाले सौते मेरे अधीन आ जाएंगे। इसलिए उसने 1567-68 में मेवाड़ पर हमला कर दिया। 1567-68 एडी में, अक्टूबर के आसपास में 67 में यहां पर हमला करता है। वो यहां पर हमला कर देता है। यहां पर हमला किया तो चित्तौड़ वाले सारे बैठे और कहा भाई अकबर का हमला होने वाला, क्या किया जाए। इस बार दिमाग लगाया इन लोगों ने, और इन्होंने दिमाग लगा, कहा कि यार देखो हर बार को बड़ा दुश्मन हमला करता है, और अपना तरीका क्या होता है, अपना रवैया क्या होता है उसके प्रति, कि अपने साका कर लेते, सारी महिलाएं जोहर कर लेती है, सारे पुरुष केसरिया कर लेते। कहा कि नहीं यार, इस बार ये वाला तरीका बंद किया जाए। इसमें तो यार क्या होता है, सारे लड़ते हुए मारे जाते हैं और दुश्मन कब्जा कर लेता है, और बाद में वापस किले को लेने में, वापस राज्य को लेने में यार जी जान लग जाती है। देख लो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया, रतन सिंह सहित पूरा परिवार लड़ता हुआ मारा गया। 23 साल बाद में जाके हमीर वापस गुहिलों के कब्जे में ला पाया। बीच में खिजर खान, मालदेव सोनगरान, उसका बेटा जैसा सोनगरान, भगवान जाने यार कौन कौन आ गए थे। अब
उसके बाद 1535 में रानी कर्मावती वाला जोहर देख लो, रानी कर्मावती मारे गए, जोहर कर लेते हैं। उनके अलावा अच्छे अच्छे जितने भी सेनापति थे वो सब जोहर कर लेते हैं, केसरिया के अंदर लड़ते हुए मारे जाते हैं। फिर कोई डंका बंदा ही नहीं बचा अपने पास में, इसलिए बनवीर को बनाना पड़ा। और बनवीर ने ज्यादा नहीं तो कम से कम 4-5 साल का डिस्टर्बेंस तो कम से कम उपस्थित कर ही दिया था। तो क्या किया जाए, तो इस बार एक काम किया जाए कि आधे लोग तो किले के अंदर रहेंगे, आधे लोग किले के बाहर चले जाएंगे। ठीक है, किले के अंदर कौन रहेगा, किले के बाहर कौन जाए? का जो राजा होता है वो स्टेट का सीधा सीधा प्रतिनिधि होता है, वो चेहरा होता है। राजतंत्र में कहते भी थे यथा राजा तथा प्रजा। तो यदि राजा मर जाता है तो प्रजा का मनोबल वैसे ही टूट जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन रहता है, मोरल डाउन रहता है। इसलिए राजा का बना रहना बहुत जरूरी है। इसलिए राजा तो जाए बाहर और बाकी वाले लोग रहे अंदर। उदय सिंह ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं बाहर क्यों जाऊं, मैं तो अंदर रहूंगा। कहा नहीं नहीं सर, समझिए आप, हर बार हमने इन जिद्दों की वजह से, हमने इन वीरता की वजह से और हमारे जो स्ट्रेटजी होती है वो फ्लॉप हो जाती है। दुश्मन कब्जा कर लेता है, किले पर चारों तरफ से घेरा बना लेता है, हमें केसरी और जौहर जैसी प्रवृत्तियां करनी पड़ती है। इसलिए इस बार डिप्लोमेसी यूज ली जाए, इस बार कूटनीति का प्रयोग किया जाए। आधे बाहर जाओ, आधे अंदर रहो। आधे अंदर जो रहेंगे वो किले को बचाने का प्रयास करेंगे, यदि बचा लेते हैं तो वेल एंड गुड, और यदि नहीं बचा पाए, किले पे दुश्मन का कब्जा भी हो गया, तो राणा जी बाहर बैठे बैठे नई सेना बना के हमला करके छीनने का प्रयास तो करेंगे। और जब राणा जी जीवित रहेंगे तो उनके साथ में बाकी जनता स्वतः जुड़ जाएगी। इसलिए प्लीज इस बार ये करके देख लो। तो ठीक है साहब का, उदय सिंह तो बाहर चले जाए, तो अंदर कौन रहेगा किले के? तो अंदर 2 सीनियर ऑफिसर थे, उनको कहा आप संभालो इसको। कौन सीनियर ऑफिसर? तो अंदर 2 बंदों को छोड़ के, एक था जयमल मेड़तिया और एक था पत्ता चुंडावत। कौन है ये, कौन है दोनों, इनका और सुन लो थोड़ा सा। और उदय सिंह खुद जो थे वो अपने परिवार के सहित गिरवा की पहाड़ियों में चले गए। उदयपुर के अंदर गिरवा की पहाड़ियां हैं, तो इन गिरवा हिल्स के अंदर तो उदय सिंह को भेज दिया गया और किला किसको संभलवा दिया गया? जयमल मेड़तिया को और पत्ता चुंडावत। ये जो जयमल मेड़तिया है, देखो मैंने खानवा वाले युद्ध में एक बंदे का नाम लिखवाया था कि मेड़ता से वीरमदेव युद्ध लड़ने के लिए आया था। उन वीरमदेव के बेटे थे जयमल मेड़ती। और अच्छे शब्दों में कहूं तो मैंने अभी और बताया था कि मीराबाई की शादी भोजराज के साथ हुई थी। मीराबाई जो थे वो और जयमल दोनों आपस में कजन थे। कि वीरमदेव जी और रतन सिंह जी 2 भाई थे, ये यूं सुन लो आप। मेड़ता के राजा हुए वीरमदेव और उनके एक भाई थे रतन सिंह। वीरमदेव के बेटे हुए जयमल और एक इनकी बेटी थी फूल कंवर। और रतन सिंह की बेटी हुई मीरा। मीरा की शादी किससे करवाओ? तो मीरा की शादी तो राणा सांगा के बेटे भोजराज के साथ करवा दी थी। फूल कंवर की जो शादी थी वो पत्ता चुंडावत के साथ की गई थी। पत्ता चुंडावत कौन? तो ये आमेट का सामंत था। मैंने दिन बताया था आपको, चुंडा के वंशजों को 4 ठिकाने दिए गए थे, सलुम्बर, आमेट, बेगू और देवगढ़। तो आमेट का सामंत हुआ करता था। तो इस रिलेशन से आप देखोगे तो जयमल की बहन है फूल कंवर, फूल कंवर के पति है पत्ता चुंडावत, तो ये आपस में साले बहन हुई। तो जयमल तो मेड़ता का राजा था और जयमल की बहन फूल कंवर की शादी हो रखी थी पत्ता चुंडावत के साथ, और ये आमेट के सामंत थे। फ्यूडल लॉर्ड ऑफ आमेट, आमेट राजसमंद के अंदर एक जगह पड़ती है, वहां के सामंत थे। और मीरा के जो पिताजी थे रतन सिंह, ये कहते हैं खानवा वाले युद्ध के अंदर लड़े थे, खानवा वाले युद्ध में काम आए थे ये लड़ते हुए। खानवा में सेक्रीफाई किया था इन्होंने, वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये थोड़ा सा ये फैमिली ट्री भी इनकी थोड़ी सी ध्यान रखना। तो कुल मिला के इन 2 बंदों को छोड़ के अंदर जयमल और पत्ता को छोड़ के गए थे। भाई आप अंदर का पूरा सिस्टम संभालोगे, आपको देखना है क्या करना है क्या नहीं करना, ये देख लेना, थोड़ा वापस सुन लेना। मैं मिटा रहा हूं देखो इसको, फिर मैं आगे काम वाली चीजें ज्यादा समझाता हूं आपको। तो किला किसको सौंप के चले गए? जयमल और पत्ता को। जयमल और पत्ता पता चल गए कौन है अब? पत्ता आमेट के सामंत है, जयमल मेड़ता का राजा है। कहते 1562 में 1562 में अकबर ने मेड़ता पर अटैक किया था और अकबर मेड़ता पर कब्जा कर लेता है। तो जो जयमल था वो उदय सिंह की शरण में आ गया था, या उदय सिंह के पास में नौकरी करता था। पत्ता इनका सामंत है और जयमल और पत्ता दोनों आपस के अंदर साड़े बहनोई और लगते हैं। तो भाई तुम दोनों सीनियर हो, तुम तो किला संभालो, और उदय सिंह जी खुद कहां चले गए? गिरवा की पहाड़ी।
अकबर आया, किले का घेरा डाल देता, चारों तरफ से आगे बैठ गया यहाँ पे। अकबर सोचे कि भाई थोड़े दिनों में उदय सिंह है, वो मेरे से संधि करने के लिए आ जाएगा। फिर फाइनली अकबर को पता चला कि अंदर उदय सिंह तो है ही नहीं। और हुआ क्या कि अकबर दिल्ली, अब अकबर जब बाहर आके बैठ गया तो दिल्ली अपने तोपे वोपे लगाता और किले की दीवार तोड़वाने की कोशिश करता कि किले की दीवार तोड़ देंगे और दीवार तोड़ के अंदर घुस जाएंगे अपने इसके। पर कहते हैं दिन में अकबर दीवार तोड़वाता, रात को जयमल वापस बनवा देता। अकबर सुबह कहता है यार कल तोड़ी थी इतनी, अपने सोचा था आज इतनी और तोड़ देंगे तो अंदर घुस जाएंगे इसके, पर ये तो रातों रात बन गई। कौन है ये आदमी जो अंदर ऐसे दीवारें बनवा देता है? इतना इंटेलिजेंट आदमी रातों रात काम करवा देता है। किसी ने कहा था ये जयमल है। जयमल कौन? सब मेड़ता वाला राजा। तो वो यहाँ क्या कर रहा है? तो किला तो वही संभाल रहा है। तो उदय सिंह तो गिरवा की पहाड़ियों में चले गए। और अकबर ने कहा यार ठीक मजाक हुई है, तो पहले बताते जयमल ही है क्या अंदर? क्यों अब क्या हो जाएगा जयमल है अंदर तो? अरे तो कहा यार किला उदय सिंह का है, उदय सिंह खुद नहीं है, किसी पड़ोसी को संभलवा के गया है, किसी नौकर को संभलवा के गया है, किसी अपने बंदे को दे के गया है। एक तो किसी बंदे का खुद का घर होता है, उससे छीनने में दिक्कत आती है। किसी दूसरे को दिया तो लोभ लालच साम दाम दंड भेद कई चीजें छीन सकते हैं अपन। और अकबर ने जयमल के पास मैसेज किया कि जयमल सॉरी यार, मुझे पता ही नहीं था यार तू यहाँ पे नौकरी कर रहा है, और तू यहाँ पे क्यों नौकरी कर रहा है, क्यों रह रहा है यहाँ पे? क्योंकि मैंने तेरे से मेड़ता छीन लिया। चल छोड़, जो बातें हुई उनको भूल जाते हैं, उनके पीछे दौड़, तू तो अपने वापस मेड़ता चला जा, मैं तुझे मेड़ता का राजा वापस बना देता हूं, और तू मेरे को ये चित्तौड़ दे दे। और तेरा चित्तौड़ के अंदर पड़ा ही क्या है, तू चित्तौड़ मुझे दे दे। जयमल का वापस रिप्लाई है अपने किसी राजस्थानी एक दोहा है बहुत अच्छा सा, उस पे जयमल वापस कहता है कि है गढ़ मारो हूं धनी, धनी मतलब मालिक, कि गढ़ मेरा है मैं इसका मालिक हूं। कैसे? कि है गढ़ मारो हूं धनी, असुर फिरे किम आन, असुर मतलब दुश्मन, दुश्मन कैसे आ सकता है? कुंचा ज्यों चित्रकूट रही, कुंचा मतलब चाबी, चित्रकूट मतलब चित्तौड़, कुंचा ज्यों चित्रकूट रही दीदी मोही दीवान। मैंने बताया था मेवाड़ में राजा जी को दीवान बोलते थे, कि चित्रकूट की चाबियां दीवान जी मुझे देकर गए हैं, इसलिए किला मेरा है, मैं इसका मालिक हूं और दुश्मन इसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता है। कुंचा ज्यों चित्रकूट रही दीदी मोही दीवान, कि चित्रकूट की चाबियां दीवान जी मुझे देकर चले गए, है गढ़ मारो हूं धनी असुर फिरे की मान, इसलिए दुश्मन तो इस पे कब्जा नहीं कर सकता। अकबर को लगा यार आदमी टेढ़ा हो रहा है। अकबर ने कहा यार गुस्सा मत कर, चल गुस्से को थूक दे, एक काम करते हैं अपने, मेड़ता तो तेरा खुद का है, वो तो तेरे को दे ही दिया, मैं साथ में एक के साथ एक फ्री वाला ऑफर और देता हूं, तेरे को नागौर और दे देता हूं, दो ले ले तू, अपने ये मेड़ता भी ले ले और नागौर भी ले ले, और ये दोनों लेके तू वहां पे चला जा, वहां का राजा बन जाए, इतना बड़ा राज्य मिल जाएगा। क्यों लोगों की नौकरियां करता घूम रहा है और मुझे चित्तौड़ दे दे। जयमल का वास्तव में वाकई बहुत शानदार था। दोबारा रिप्लाई उसका, जयमल वापस कहता है कि भूख न मिटे मेड़तोर, ना मिटे नागौर, आ रजबट भूख अनोखड़ी ने मेरा मरिया मिटा चित्तौड़, कि तेरे मेड़ता और नागौर देने से तो मेरी भूख आज मिटे न कल मिटे। ये तो रजपूती की भूख है, वीरता की भूख है, जो मरने पे मिटेगी। अब सीधा सा लगता भाई अब युद्ध असंभव ही हो गया, जयमल किसी भी सूरत में मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर फाइनली अकबर ने ध्यान रखना शुरू किया कि रात को कब वापस दीवारें वगैरह चुनवाते हैं। और कहते हैं एक दिन जब जयमल अपनी दीवार चुनवा रहा था, ऊपर दीवार पर खड़ा था, अकबर ने जैसे अपनी बंदूक से निशाना लगाता है, जयमल की पैर में गोली लगती है, जयमल घायल हो जाता है। अकबर की जो बंदूक थी उस बंदूक का नाम था संग्राम, संग्राम नाम की बंदूक से उसने गोली चलाई थी। याद रख लेना भाई, कभी कोई पूछ ले कि संग्राम क्या है, तो अकबर की गन का नाम है, और इसी से गोली से जयमल घायल हो गया था। उधर न केवल जयमल घायल हो गया, बल्कि किले का जो अनाज और पानी का सिस्टम था वो गड़बड़ा गया। अब तो एक ही तरीका है, अब क्या करना पड़ेगा अपने को, तो अपने को साका करना पड़ेगा। साके में दो चीजें होती है, एक तो होता है जौहर और एक होता है केसरिया। ठीक है साहब, करेंगे अपने तो जौहर और केसरिया करेंगे। जौहर कौन करे? तो जो पत्ता की पत्नी थी, जो जयमल की बहन थे, फूल कंवर, उन्होंने कहा मैं कर लूंगी भाई, चिंता ही मत करो। तो जौहर तो किसके नेतृत्व में किया गया? फूल कंवर के नेतृत्व में। फूल कंवर कौन है? पत्ता की पत्नी है और जयमल की क्या लगते हैं? बहन लगते हैं। केसरिया 8,000 फौजी थे, ये जयमल और पत्ता के नेतृत्व में उतरे। अब कहते हैं जयमल पैर में गोली लग गई तो चला नहीं जाता था, तो जब केसरी के निकलने लगे, सारे सैनिक तैयार होने लगे, तो जयमल रोने लग गए। और जयमल ने कहा देखो यार कितना बुरा दिन आया है, तुम सब को आज मौका मिला है देश के लिए लड़ने का, देश के लिए कुछ करने का, वीर गति को प्राप्त होने का, चित्तौड़ की रक्षा में मरने का, और मैं दुर्भाग्यशाली, दीवान जी राणा जी मुझे चाबियां दे के गए, मैं गढ़ का मालिक, मैं किले का स्वामी, लेकिन फिर भी पैर में गोली लगे होने की वजह से मैं नहीं लड़ पाऊंगा।
और इस वजह से मैं दुखी हूं कि जब तुम सारे लड़ते हुए मारे जाओगे, दुश्मन मुझे उठाकर ले जाएगा, दुश्मन पता नहीं क्या करेगा, क्या करेगा वो तो कोई बात नहीं, मैं लड़ नहीं पा रहा हूं, ये दुख ज्यादा सालता है मुझे। और कहते हैं कि जयमल के सेना के अंदर एक सिपाही था, कल्ला राठौड़, और कल्ला राठौड़ ने जयमल से कहा, अंकल यार ऐसे रो मत। जयमल भी राठौड़ थे, कल्ला भी राठौड़। उसने, अंकल ऐसे रो मत, आप तो एक काम करो, आप मेरे कंधों पे बैठ के लड़ाई कर लेना। तो कहते हैं जयमल ने कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर लड़ाई की थी। नीचे से 2 हाथ कल्ला के चल रहे, ऊपर से 2 हाथ जयमल के चल रहे। इसलिए आज भी हम कल्ला राठौड़ को 4 हाथों का देवता कहते हैं, गॉड विद 4 हैंड्स, कि कल्ला जी 4 हाथों के देवता थे, 4 हाथों का देवता कहा जाता है इनको। और लड़ते हैं शानदार से। हनुमान पोल और भैरव पोल के बीच में दोनों लड़ते हुए मारे गए थे वहां पे। पोल का मतलब दरवाजा होता है, तो हनुमान पोल और भैरव पोल के बीच में पत्ता चुंडावत और शानदार तरीके से लड़ता है। राम पोल के पास में पत्ता चुंडावत लड़ता हुआ शहीद हो जाता है। वो 25 फरवरी 1568 था, जिस दिन अकबर चित्तौड़ के किले पर कब्जा कर लेता है। वही हुआ जो हमेशा से होता आया था। अकबर को भयंकर नुकसान पहुंचाया था इन वीरों ने, बहुत बहादुरी से ये लड़े थे। अकबर को जब इतना नुकसान पहुंचा, अंदर गया, अंदर कोई नहीं, सुनसान राख उड़ती हुई नजर आ रही थी। वापस एक बार फिर से वही निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया गया। हमारी किताबों के तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजा 30,000 लोगों के कत्लेआम के समर्थक हैं। 30,000 लोग कटवा दिए थे। पहले कभी अलाउद्दीन खिलजी कटवा के गया था 1303 में, दोबारा यहाँ पर अकबर ने कटवा दिए थे 1568 के अंदर। चित्तौड़ में 2 कत्लेआम किए गए मुस्लिम राजाओं द्वारा। और अकबर ने यहाँ पर बाद में सिक्का चलाया था, सिक्का एलची। ये याद रखना भाई, कोई पूछ लेगा कि चित्तौड़ के 3रे साके के बाद या चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद में अकबर ने यहाँ पर कौन सा सिक्का चलाया था। सिक्का एलची नाम का एक सिक्का था, ये चलाया गया। पूछा हुआ क्वेश्चन है, दोबारा कोई पूछ ले। कोइन का नाम है, एलची नाम का कोइन चलाया था। तो ये थोड़ी सी बात आप याद रख लेना। और वो चित्तौड़ पर यहाँ पर कब्जा कर लेता है। कहते हैं अकबर ने चित्तौड़ पर कब्जा तो कर लिया था, लेकिन वो जयमल और पत्ता से दोनों से बड़ा प्रभावित हुआ। उसको लगा यार बहादुर लोग, क्या लड़े यार, किसी दूसरे के घर के लिए लड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और कहते हैं अकबर ने इन दोनों की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई थी। आगरा किले में हाथी पे चढ़ी हुई इन दोनों की मूर्तियां लगाई गई थी। किसी कवि का एक बहुत अच्छा दुआ है कि जयमल बढ़ता जीवण, जीवण मतलब राइट, बढ़ता मतलब घुसते, जयमल बढ़ता जीवण फत्तो डावी पास, डावी मतलब लेफ्ट, कि फत्ता लेफ्ट की तरफ था और जयमल राइट की तरफ था। जयमल बढ़ता जीवण फत्तो डावी पास, हिंदू चढ़िया हाथियां, कि वो दोनों हिंदू हाथियों पर बैठे हुए थे, अड़ियो जस आकाश। और उनका जो यश, उनकी कीर्ति, उनकी फेम जो थी वो आकाश के टकर रही थी, उसको छू रही थी, वो उसको स्पर्श कर रही थी वो। पर कहते हैं बाद में औरंगजेब जब राजा बना, औरंगजेब ने पूछा भाई ये कौन है दोनों, किसकी मूर्तियां हाथी पे चढ़े हुए आगरा के बाहर यहाँ पे। लोगों का साहब ये 2 बहादुर हिंदू सेनापति थे, जयमल और पत्ता। का अच्छा तो अपनी तरफ लड़ते हुए मारे गए। लोगों का ना ना ना, अपनी तरफ नहीं, इन्होंने तो अपने को मारा था खूब सारी। तो मूर्तियां किसने लगवाई, कि वो आपके जो परदादा जी थे ना अकबर, वो इनकी वीरता से प्रभावित हुए थे, उन्होंने लगवाई। औरंगजेब ने कहा परदादा जी की तो दिमाग की थोड़ी हिली हुई थी सुइयां, इन मूर्तियों को पटको। और कहते उसने ये मूर्तियां यहाँ से हटवा दी थी। पर ये मूर्तियां अपने राजस्थान में एक जगह हो रही। बीकानेर में अपने एक किला पड़ता है जूनागढ़, और बीकानेर में तब एक राजा हुआ करते थे राय सिंह, मैं आगे और पढ़ाऊंगा आपको। और कहते हैं राय सिंह जी ने इन दोनों की मूर्तियां और बीकानेर के किले में भी लगवाई थी। आप कभी बीकानेर का जूनागढ़ किला देखने जाओ तो सूरज पोल, उसके अंदर घुसते ही गेट का नाम है सूरज पोल, आप देखना उस सूरज पोल पर आज भी जयमल और पत्ता की मूर्तियां लगी हुई है। तो कोई पूछे राजस्थान के कौन से किले में इनकी मूर्तियां लगी हुई है जयमल पत्ता की, तो जूनागढ़ किले में। कौन सी पोल पे लगी हुई है, तो सूरज पोल के ऊपर लगी हुई है। राय सिंह जी ने वो मूर्तियां लगवाई थी, थोड़ा सा अलग से आप याद रख लेना। पर आगरा किले में पहले ये मूर्तियां लगी हुई थी। इसका वर्णन एक यात्री आया था अपने यहाँ पे, बर्नियर नाम करके एक यात्री आया था, और बर्नियर ने एक बुक लिखी थी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। तो वो जो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नाम की एक बुक है, उसके अंदर बर्नियर लिखता है कि हाँ ये मूर्तियां थी, मैंने देखी। तो उस वाली बुक से अपने को पता चलता है कि नहीं यार यहाँ पे मूर्तियां वगैरह पहले से लगी हुई थी। आगे देखो इसमें होना चाहिए बर्नियर वाली बुक का भी। ये देखो ये बुक ही, अच्छा बुक ही लगाई हुई है, ये देख लो आप। फ्रेंकोइस बर्नियर की बुक है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, और इसके अंदर आगरा के अंदर जो जयमल पत्ता की मूर्ति है उनका वर्णन है। याद रख लेना थोड़ा सा। मिडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे आप नरेंद्र सर से, तो इनके बारे में थोड़ा और पढ़ोगे, इस बुक के बारे में क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ। और अब अकबर ने 25 फरवरी 1568 को यहाँ पे कब्जा कर लिया।
चित्तौड़गढ़ पर तो। और उसके बाद उदय सिंह को वापस यहाँ पे चित्तौड़ में आने नहीं दिया था। उदय सिंह कई दिनों तक इधर उधर संघर्ष करते रहे, कई दिन कुंभलगढ़ के अंदर रहे, फाइनली गोगुंदा आ गए थे वो लोग, गोगुंदा में आके रहने लगे थे। और यहाँ पे गोगुंदा के अंदर ही 28 फरवरी 1572 को होली का दिन था, डेथ हो गई थी। और वहीं गोगुंदा के अंदर ही बाद में उदय सिंह की छतरी बनाई गई थी। छतरी कल मैंने बताई थी, कैनोपी का 2, सेनोटप का 2, ये इनकी कहां पर बनाई गई थी? तो गोगुंदा के अंदर ही, होली वाले दिन इनके देहांत हुई थी। उदय सिंह एक गलती और कर गए थे। उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे प्रताप थे, लेकिन उदय सिंह का अपनी एक भटियाणी रानी थी और उस भटियाणी रानी पे थोड़ा विशेष लगाव था, और उसका जो बेटा था उसका नाम था जगमाल। और उदय सिंह जी मरते मरते प्रताप को राजा नहीं बना के गए थे, राजा किसको बना गए थे? जगमाल को राजा बना गए थे। आगे जब हम प्रताप पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे किस प्रकार मेवाड़ के जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उन्होंने जगमाल को हटाकर वहां पर राजा किसको बना दिया था? प्रताप को राजा बना दिया था। ये वाली बातें पढ़ना, याद करके रखना। आप अगली क्लास में अपने प्रताप पढ़ेंगे। धन्यवाद।